हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमने एक बहुपद पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़े थे एक घात के दो घात के बहुपद, तीन घात के बहुपद, यानी कि दो घात का बहुपद जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c और ax³ प्लस b² x प्लस cx प्लस d। यानी कि अगर हम ये दो घात का बहुपद है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर दो है, यानी कि सबसे बड़ी घात दो है, तो इसलिए दो घात का समीकरण हुआ। और इसमें सबसे बड़ी घात तीन है, तो ये तीन घात का समीकरण हुआ। और इसमें ये दोनों एक चर वाले बहुपद हैं, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ x चर है, बाकी सब कांस्टेंट है। इसमें भी सिर्फ x चर है और बाकी सब कांस्टेंट, यानी कि कोई रियल नंबर है, यानी कि 2, 3, -2 ऐसे करके कुछ भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर दो घात के बहुपद को जीरो के इक्वल रख दिया जाए, यानी कि दो घात के बहुपद को जिसमें एक चर हो, अगर उसे हम जीरो के इक्वल रख दें, जैसे कि ये एक चर है इसमें x और सबसे बड़ी घात दो है इसकी, तो ये इसलिए दो घात का बहुपद है। अगर हम इसके इक्वल जीरो कर दें तो ये एक द्विघात समीकरण बनेगी। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। क्या है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये जो दे रखा है, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहले इसे खोल लेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर की सहायता से, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab। हमारे प्रश्न में क्या है? x a 1 है, b a x है, b 1 है। यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ x और यहाँ 1, तो यहाँ रख देंगे, यानी कि x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस के 6। इससे ये काट देंगे, ये वाला, ये x² रहेगा, तो ये बचेगा x² प्लस 1 और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x² प्लस 7 इक्वल टू 0, जिसकी लिखेंगे, जिसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c से कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक द्विघात समीकरण हमें इस रूप में मिलेगी, ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम इससे कंपेयर कर देंगे तो वो द्विघात समीकरण है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए x² प्लस 7 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। यहाँ क्या है? इसमें एक कंडीशन है। यहाँ क्या है? x का गुणांक यहाँ 1 है, यानी कि इक्वल टू 1 है, और b इक्वल टू 0 है, और c इक्वल टू 7 है। इसमें हमें एक शर्त है कि a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। जैसे कि हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर हम a की जगह 0 रख दें तो ये वाला टर्म हमारा 0 बन जाएगा। बचेगा हमारे पास bx प्लस c, और bx प्लस c जो बहुपद होगा इसकी घात
1 होगी, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं बन सकती। यानी कि ये याद रखने वाली बात है, इसमें ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसे करते हैं, इस साइड हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एज इट इज़ है, और यहाँ 2 की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, माइनस का 2 है तो माइनस के 2 और 3 की गुणा हो जाएगी 6, माइनस का 2 जब माइनस के x से गुणा करेगा तो प्लस का 2x बनेगा, और इस सारे टर्म्स को हम बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 2x प्लस के 2x माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 6x बराबर से दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0। लिखेंगे जिस की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर सकते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। इसलिए क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। यानी कि सबसे पहले इसका हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, एक्स की गुणा इस वाले एक्स से करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की गुणा इस 1 से करेंगे तो बनेगा प्लस का एक्स, फिर इस माइनस की 2 की गुणा एक्स से करेंगे बनेगा माइनस के 2x, फिर माइनस के 2 से करेंगे तो इक्वल टू, अब इस एक्स की गुणा इस एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा 3 से करेंगे प्लस के 3x, फिर इसके -1 की गुणा माइनस के एक्स से करेंगे और माइनस के 3। सेम चिन्ह वाले जो पद हैं वे कट जाएंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब प्लस का एक्स और इधर माइनस का एक्स, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स, यहाँ है माइनस के 2x और माइनस के 3x, माइनस के 2 है और माइनस के 3 इक्वल टू बचेगा 0। यहाँ से बनेगा 2x माइनस के 2x माइनस के 3x माइनस के 5 इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसिल होगा तो बचेगा माइनस के 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे कि तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर हम पाते हैं कि ए इक्वल टू 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस के 3 द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि ये और ये। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं इसका।
यानी कि x की गुणा करेंगे 2x से सबसे पहले तो बनेगा 2x²। फिर इस x की गुणा 1 से करेंगे प्लस का 1, फिर माइनस के 3 की गुणा 2x से करेंगे माइनस के 6x और माइनस के 3 इक्वल टू x² माइनस के 5x। ये सारा उठा के बराबर से दूसरी तरफ ले आएंगे, यानी कि 2x² प्लस के x माइनस के 6x माइनस के 3। ये एज इट इज उतार लिया अभी तो, और ये इधर ले आएंगे अब तो माइनस प्लस का x² है, बराबर से दूसरी तरफ माइनस का x² होगा, प्लस के 5x हैं तो ये प्लस के 5x हो जाएंगे और इधर बचेगा 0। इसे सोल्व करते हैं, यानी 2x² सेम टर्म्स एक जगह लिखेंगे जैसे कि 2x² और x² माइनस के x² माइनस के प्लस के x माइनस के 6x और प्लस के 5x माइनस के 3 इक्वल टू 0। 2x² में से x² गया तो बचा x², ये बचेगा प्लस के 6x माइनस के 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये और ये कट गया तो यहाँ बचा x² माइनस का 3 इक्वल टू 0 की तुलना हम x² प्लस bx प्लस c से कर सकते हैं। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, इस लिए हम कह सकते हैं कि x माइनस के 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 एक द्विघात समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। सवाल बढ़ते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में, मतलब उनकी आयु का जो गुणनफल है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें एक समीकरण, द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हम रोहन की आयु मान लेंगे, यानी कि माना रोहन की आयु इक्वल टू x, तब रोहन की माँ की आयु इक्वल टू, तब रोहन की आयु इक्वल टू x प्लस 26 होगी। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद होगी x प्लस के 3, और रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद होगी और इनकी गुणा हो जाएगी, यानी कि x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि 3 वर्ष बाद ये रोहन की माँ की आयु होगी और इनकी गुणा कितनी है 360। बस इसे सोल्व करेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। इसकी गुणा इससे करेंगे, यानी कि x² प्लस के 29x प्लस के 3x प्लस 360। अब इसमें हम ये टर्म्स उठा के इधर ले जाएंगे, यहाँ बचेगा
एक्स स्क्वायर प्लस के 29 और 3 31x प्लस के 87 और माइनस के 360 इक्वल टू 0। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 31x माइनस के 3 273 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, न कि हमें सोल्व करना है। इसमें क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणांक 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले माना पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक बराबर, क्योंकि ये क्रमागत हैं तो इसलिए दूसरा पूर्णांक x+1 होगा। और दिया है इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी कि इन दोनों की जो गुणा है वो 360 है। यानी कि पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक की गुणा x इंटू x+1 इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इसमें दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी कि यहाँ इसे हम पीछे कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय में तय करती, यानी कि अधिक समय लेती उसे तय करने में। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें एक व्यंजन बनाना है, देखना है वो कैसा है, द्विघात है या क्या है। इसके लिए एक समान दूरी है 480 किलोमीटर। इसके लिए एक हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इससे एक और बनेगा, यानी कि समय हम इधर ले जाएंगे, यानी कि समय बराबर और चाल नीचे आ जाएगी। अगर हम यहाँ चाल के बटे में 1 कर दें तो लिखेंगे दूरी बटे चाल। ठीक, तो इसमें फिर एक बार पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लगते। इसमें हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू एक्स, रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू एक्स, तब और यदि रेलगाड़ी की चाल 8 km/h कम होती तो रेलगाड़ी की
चाल बराबर होता x माइनस के 8 किलोमीटर पर हावर तो अब हम यहाँ से समय निकाल लेंगे, यानी कि समय बराबर होगा समय, यानी कि एक तो जब इसकी चाल x किलोमीटर थी तब कितने घंटे लगे उसके लिए, यानी कि समय बराबर समय 1, यानी कि पहला समय जब निकालने हैं जब इसकी चाल x किलोमीटर थी, तो दूरी है हमारे पास 480 और चाल थी हमारे पास ये, और समय दूसरा क्या है, जब गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो हमें समय लगेगा, यानी कि दूरी है हमारी 480 है लेकिन चाल कम हो गई 8 किलोमीटर, यानी कि x माइनस के 8। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। समय तो इसमें पहले समय और बाद वाले समय में 3 घंटे का अंतर होगा, यानी कि जब x चाल से चल रही थी और जब 8 किलोमीटर कम हो गई तो जो समय लगा उसमें 3 घंटे का अंतर लगाया, यानी कि दूसरे टाइम और पहले टाइम में 3 घंटे का अंतर है। तो हम लिखेंगे 400, यानी कि हम लिखेंगे समय 2 माइनस समय 1 इक्वल टू होगा 3 घंटे। समय 2 है 480 बटे x माइनस का 8 माइनस 480 बटे x इक्वल टू 3। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि नीचे बचेगा x माइनस के 8, ऊपर बचेगा 480x माइनस के 480x माइनस के 480 गुणा 8 इक्वल टू 3। तो यहाँ 480 से 480x कट गए, तो यहाँ बचेगा, इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे, यहाँ है हमारे पास 3 ठीक। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x² माइनस के 8x यानी कि x² माइनस के 8x और ऊपर का हमारा माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पे, यहाँ तो माइनस है यहाँ प्लस बन जाएगा, तो ये होगा 480 गुणा 3 इक्वल टू 3, ये 8 है। इससे हम काट देंगे इसे, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, नीचे यहाँ कर लेते हैं इसको। यानी कि बचा है 160 गुणा 8 इक्वल टू x² माइनस के 8x। और इसको इधर ले जाएंगे इसकी तरफ, तो ये बचेगा x² माइनस के x² प्लस के 8x और प्लस के 0 48 8 8
12 माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 इक्वल टू 0।